गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, पीपल एज रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो देश की जनता होती है वो एज ए रिसोर्सेज है, एसेट रादर देन लिएबिलिटी की। एक जो देश की जनता है वो किस तरह से कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर जो कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल के अंदर जो फिजिकल कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल है, ये दो हम लोगों ने देखी थी। और वर्किंग कैपिटल के अंदर किस तरह से जो ह्यूमन है, इंसान है, उनको एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके और उनको बेस्ट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराकर उनको एज ए रिसोर्सेज तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और इसी की वजह से कोई भी पर्सन होता है उसको ये सारी चीज़ें मिलती है तो एक अच्छा इंसान बनता है और लाइफ में जो कुछ बनता है, कुछ करता है, तो इससे हमारी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने 3 मेन सेक्टर्स भी देखे थे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टैरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड वर्क होता है, फॉरेस्ट्री, जो भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा का सारा होता है। उसके बाद में सेकेंडरी जो वर्क होता है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। और टैरिटरी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो ह्यूमंस जो होते हैं इंसानों को तैयार करके, ट्रेनिंग देके और उनको स्किल्स वगैरह सिखा के इजी कैपिटल के रूप में हम उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से किसी इंसान के अंदर ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी और अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसका जो रिटर्न है वो भी हमें उतना ही अच्छी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड, देखिए क्वालिटी जो होती है ना पॉपुलेशन, उस किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द लिटरेसी रेट, कि किसी भी कंट्री की लिटरेसी यानी साक्षरता, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। ठीक है, कितनी पढ़ी लिखी है जनता, तो लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेंडेंसी एंड स्किल फॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंट्री का जो क्वालिटी है, ये किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हमको कैसे पता चलती है, लिटरेसी रेट से। एक तो कि वहाँ की जनता है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके बाद में उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने की क्षमता कितनी है। ठीक है, जीवन क्षमता जिसको बोलते हैं। देखिए कोई पर्सन होता है वो ज़्यादा जीता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक तो उसको अच्छा खाना मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे भी कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता चलता है। स्किल फॉर्मेशंस, ठीक है, और जो लोग हैं उनको किस तरह से स्किल्स दी गई है, किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आती है। रोल ऑफ एजुकेशन, देखिए इन सब चीज़ों के अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा और आज हम इसको देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन को तैयार करने के लिए या एज ए रिसोर्सेज या एज ए कैपिटल उसको तैयार करने के लिए एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो एजुकेशन है, उसके बाद में ट्रेनिंग और मेडिकल केयर एंड अदर फैसिलिटीज़ हो जाएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो एजुकेशन का है। कोई भी पर्सन होता है वो पढ़ा लिखा होता है तो वो अच्छे से वर्क कर सकता है और अपनी जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। इट कंट्रीब्यूट, इनका क्या योगदान होता है, तो ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, इन्हेंस द नेशनल इनकम्स, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूट। देखिए एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूट्स होता है ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के अंदर। इन्हेंस द नेशनल इनकम्स, पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी तो अच्छे से वर्क करेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। कल्चर रिचनेस, जो उनका कल्चर है उसके अंदर भी रिचनेस आएगी यानी संपन्नता आएगी। एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस है मतलब जो शासन है उसके अंदर भी एफिशिएंसी आएगी, मतलब गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसको देखने का काम करती है जनता। अगर जनता एजुकेट होगी तो वो गवर्नमेंट को अच्छे से देख सकती है। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है।
In view of its contributions toward the growth of society, government expenditure on the education as percentage of GDP rose from, देखिए गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। जिस तरह से जितना एजुकेशन पे हम लोग जैसे स्पेंड करेंगे, अगर मान लो तो किसी कोई बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसकी एजुकेशन को अच्छे से बढ़ाया जाता है और उसको तैयार किया जाता है, तो वो जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा बनता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, सोसाइटी की ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन द एजुकेशन, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स जो चलाती है। इससे क्या है, देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, ठीक है, घरेलू सकल उत्पाद इसको जो बोलते हैं, कि हमारे जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है वो काम कर रहा है, तो इसका जो बेनिफिट होता है वो हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर भी होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है ये उस कंट्री के लोग करते हैं और उस कंट्री के अंदर करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और वर्क भी बढ़ता है, तो इसकी वजह से कंट्री जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जो जीडीपी होती है वो बढ़ती है 0.64%, ठीक है, ये बता रखा है। 1951 और 52 के अंदर इतनी जीडीपी थी और ये 3.98% तक बढ़ गई थी 2002 एंड थर्ड तक। तो एजुकेशन जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है कि एजुकेशन की वजह से जो जीडीपी है उसके अंदर इतनी इंक्रीजमेंट हुई थी। हावेवर ओवर नेशनल गोल्स इज़ 6% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये जो गोल है था इनका कि 6% जीडीपी का, देखिए इसमें क्या होता है कि एवरी ईयर्स जब बजट आता है, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट प्लान करती है, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करती है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो अपना जो जीडीपी या नेशनल गोल जो होता है ना उसको फिक्स करके सोचती है कि 6% रखना है, 7%, तो इसके हिसाब से वो वर्क करती है, ठीक है। तो जितनी इसकी हाई रेट होगी उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा होता है। लिटरेसी इज़ अनइवन बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, लेकिन ये जो लिटरेसी है वो अनइवन है मेल एंड फीमेल्स के अंदर। देखिए महिलाएं जो है उनकी संख्या कम है, मेल्स आर मोर लिटरेड, ठीक है, तो पुरुष जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इट्स ऑल्सो वेरियस विद द अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो सारी जगहों पे चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, जो मेल हैं उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अर्बन पॉपुलेशन इज़ मोर लिटरेट कंपेयर टू रूरल्स, शहरों के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं गांव के लोगों की तुलना में, ठीक है। तो गांव के जो लोग होते हैं उनकी तुलना में शहरों के लोगों को ज़्यादा जो एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, और यही होता है जो वुमेन है उनके साथ भी। देयर वर 7.68 लाख स्कूल्स बाई 2004 एंड 5, ठीक है, तो 2004 और 5 के अंदर इतने स्कूल थे। बट एजुकेशन इज़ डिलीटेड बाई पुअर क्वालिटी ऑफ द स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, लेकिन जो उनके अंदर की जो फैसिलिटी थी, ठीक है, स्कूल्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट होते हैं, मतलब बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना कि एक बच्चा है वो 5th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद उसने छोड़ दिया, इसके क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, तो ये होता है ड्रॉप आउट, बीच में ही एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना ही छोड़ देना, ड्रॉप आउट बोलते हैं उसको। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी सारी फेस करने को मिलती है। उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान, देखिए ये ध्यान में रखना है, इस सिग्निफिकेंट स्टेप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप कदम उठाया गया टू प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि एज ऑफ 14 से रिलेटेड, कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान है वो किस एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस है उनके लिए था, तो एज ऑफ 14, 14 साल से कम या 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन का प्लान बनाया गया कि सारे जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना वो सब लोगों को अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है उसने पॉलिसीज़ बनाई थी, तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है आपकी। नेक्स्ट है हेल्थ, एजुकेशन के बाद में हेल्थ। देखिए किसी भी पर्सन को हम लोग अच्छे से पढ़ा लिखा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटरनल, ठीक है, शारीरिक रूप से अगर मजबूत नहीं होगा, कोई उसको प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, तो वो इतना अच्छा अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हेल्थ जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हेल्थ। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर,
लार्जली डिपेंड ऑन देयर हेल्थ। देखिए एफिशिएंसी वर्क मतलब काम करने की जो क्षमता होती है, वर्क करने की जो पावर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? हेल्थ पे। यही है कि अगर कोई पर्सन है वो पूरी तरह से फिजिकल एंड मेंटल फिट है, तभी वो अपना जो है 100% कर सकता है, नहीं तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। ठीक है। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज़ हेल्थ स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से कंट्री का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होता है। फॉर इंस्टेंस द लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, देख लाइफ एक्सपेंडेंसी मतलब जीवन क्षमता कि कितनी एज तक उनको जीने का होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेंडेंसी। टाइम ऑफ बर्थ इन इंडिया रोज फ्रॉम 37.2 ईयर इन 1951 एंड 63.9 ईयर इन 2001। देखिए 2001 के अंदर मतलब एवरेज जिसको एज माना जाता है वो ये थी। ठीक है। सिमिलरली इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट हैज़ केम डाउन 147 टू 47 बाई 2010। ठीक है, तो मॉर्टलिटी की जो कम हो गई थी कि बच्चे जैसे 1,000 बच्चों के ऊपर जो बच्चों की जो डेथ रेट होती है ना, उस हिसाब से इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट इज़ डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर द 1 ईयर ऑफ एज। ये जो थी 1 साल तक के जो बच्चे थे, ठीक है, 1 साल से 1 ईयर से जो कम बच्चे हैं उनकी एज के ऊपर सर्वे किया जाता था। इंडिया हैज़ बिल्ट अप ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिस्टम तैयार किया है, बट स्टिल मच मोर इज़ नीडेड टू बी डन। लेकिन और इसमें वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए ये किस तरह से निकालते हैं कि एक जैसे 1 ईयर तक के जितने भी बच्चे हैं वो कितने उसमें से जैसे कितने बच्चों का बर्थ हुआ और उनकी एवरेज जो है लाइफ सपोर्टिंग कितना है, मतलब वो 1 साल तक के कितने बच्चे ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो अगर उनको जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब वो जन्म लेते हैं तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिल पाती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो बच नहीं पाते हैं। तो इस तरह की जो होती है ना, उससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है हेल्थ केयर के अंदर। अच्छा मेडिकल होता है, अच्छी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं उनको बचा लिया जाता है। इसी तरह से जो मदर्स होती है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हेल्थ का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि अगर कोई पर्सन अगर फिजिकली एंड मेंटली फिट है तो वो अच्छे से वर्क करेगा और इसी वर्क से कंट्री जो है वो डेवलप करेगी। अगर कोई पर्सन बीमार है और अपना 100% वर्क नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उस जितने उनसे एक्सपेक्ट होती है कि वो इतना वर्क करेगा या इतना अपना योगदान देगा कंट्री के डेवलपमेंट में, तो वो उतना काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तरह से इसको समझते हैं जिसके पास काम नहीं होता है, बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ना रोजगार, जो कोई पर्सन है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब काम करने की तो इच्छा होती है लेकिन एट द प्रिविलिंग वेज रेट कैन नॉट फाइंड जॉब, लेकिन उसको मतलब वर्क नहीं मिल पाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो काम करने की जो एज होती है, ठीक है, 15 से लेके और 59 ईयर तक के जो पर्सन होते हैं उसको वर्किंग एज बोलते हैं। मतलब इतने साल के जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र के अंदर अगर किसी पर्सन को वर्क नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए होता है या जितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। व्हेन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स वी रेफर टू दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से लेके 59 ईयर। ठीक है, तो यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो किसके लिए, अब देखिए ऐसे कहते थे 14 साल का बच्चा है तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी काम करने की अभी एज नहीं हुई है। ठीक है, अगर 75 ईयर का जैसे मान लेते कोई पर्सन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, वो अगर घर पे है और कुछ उनसे वर्क नहीं हो पा रहा है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये इसकी एम्प्लॉयमेंट की एज ग्रुप के अंदर नहीं आता है। देखिए 15 से लेके और 59 ईयर तक के जो पर्सन होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट की रेस में आते हैं और उनको काम करना होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले और इससे बाद वाले वो इन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जिस तरह से गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी 60 ईयर वाले जो होते हैं उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है ना, तो इसी तरह से ये सिस्टम होता है इनका। तो अनएम्प्लॉय ये जो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं अगर उनको
इफ़ेक्टिव वर्क नहीं मिल पा रहा है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपुल्स अबव 60 आर नॉट कंसिडरेबल वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो 15 साल से कम वाले और 60 से ऊपर वाले जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किए जाते। ठीक है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखिए काम नहीं होता लोगों के पास, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या नेचर है, मतलब किस तरह के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयड। देखिए सीजनल नाम से ही पता चल रहा है कि सीज़न के हिसाब से लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर करते हैं लोग, खेती करते हैं गांव के अंदर, तो खेती के लिए जैसे जैसे मान लेते हैं 3 महीने 4 महीने का टाइम होता है, तो ठीक है फसल बोते हैं, उस टाइम थोड़ा उनको काम करना होता है। उसके बाद के जो 2 या 3 महीने होते हैं फसल को पकने के अंदर या उसको बड़ा होने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में वो लोग फ्री रहते हैं, और जब फसल को काटने का टाइम आता है उस टाइम उनको वर्क करना होता है। तो ये जो बीच का जो टाइम होता है इनके पास कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीजनल बोला जाता है, और ऐसा बोलते हैं इसको कि कभी लोगों के पास काम होता है और कभी लोगों के पास काम नहीं होता है, सीजन के अकॉर्डिंग। occur when peoples fail to get work during some months of the year। ठीक है, तो कुछ जो महीने होते हैं उनमें उसके पास काम नहीं होता, ड्यूरिंग ऑफ सीजन इनको बोल देते हैं। जैसे कि फार्म लेबरर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कुछ ही महीने जैसे साल के मान लेते हैं 6 महीने लोगों के पास काम होता है, 6 महीने वो लोग फ्री होते हैं। ठीक है, उस टाइम कोई खेती नहीं की जा रही तो वो फ्री होते हैं, तो उस टाइम वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है वो फार्म लेबर, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके सामने होती हैं। नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो नाम है आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि एक तरह से इसको बोलते थे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मतलब छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, दिखता नहीं है और ऐसा लगता है जैसे जो सारे पर्सन है वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है या जितनी उनकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से वर्क होता नहीं है। ठीक है, तो इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, दोनों तरह से इसका नाम आ जाता है। इज़ अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज। ये जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पाया जाता है। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोगों का प्रेशर हो जाता है ना, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू ए सिचुएशन। देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन के लिए बताया गया है वेयर द नंबर ऑफ वर्कर होते हैं इन ए जॉब मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। देखिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो उस काम को करते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर आर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक फील्ड है, एक खेत है, उसके अंदर 5 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन एक फैमिली के अंदर मान लेते हैं 8 पर्सन है या 7 पर्सन है, तो ये सारे जो अपने घर के लोग हैं ये अपने ही खेत में काम करेंगे। अब वहाँ ज़रूरत तो सिर्फ 5 लोगों की है, लेकिन ये सारे लोग भी वहाँ पे काम करने जाएंगे उस खेत के अंदर, तो जो काम 5 लोग कर सकते हैं तो वहाँ पे वो 3 लोग एक्स्ट्रा जाएंगे। तो ये जो 3 लोग हैं वो एक तरह से हिडन एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आ जाते हैं ना, कि अगर ये काम करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर ये काम नहीं करे तो भी, मतलब काम करो या नहीं करो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से ये लोग भी बेरोज़गार दिखते हैं। तो इसमें लग रहा है कि सारे पर्सन है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, खेत में जाते हैं काम करते हैं, लेकिन वही है कि अगर वो नहीं भी जाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो इस तरह से जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी कॉमन है जो गांव के अंदर। एक खेत होता है खुद का, उसके अंदर सारे लोग जो है वो जाके काम करने लग जाते हैं और ज़रूरत होती नहीं है वहाँ पे, और लोगों को लगता है कि हम खेत में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या मतलब प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्सेज। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो जो मेन पावर होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, अगर वो काम करे,
अगर उसको जैसे मान लेते हैं एक पढ़ा लिखा इंसान है और उसने अच्छे से डिग्री ले रखी है, ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है, और अगर उसको उसकी जो एम्बिशंस है उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं मिल पाता है, तो फिर उसकी वजह से जो मेन पावर है, ठीक है, ये जो मेन पावर है इसका वेस्टेज ही हो रहा है कि इसने अच्छी से पढ़ाई भी की और ये अपनी जो एबिलिटी है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। और किसी को जो इससे रिलेटेड जो पर्सन है, मान लेते हैं एक टीचर है तो वो दूसरों को पढ़ाता है, ठीक है, अगर उसको अच्छे से सैलरी नहीं मिल पाती है जो उसको ज़रूरत है उस हिसाब से या उसके काम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो पढ़ा नहीं पाता है उतने अच्छे से, तो इस वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है। और कोई जैसे बच्चे होते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो जाता है वो। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। अब देखिए बेरोज़गारी होती है तो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। टू डिपेंडेंट ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, तो जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके ऊपर फिर प्रेशर पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशंस, और इसकी वजह से जो सोशल होता है समाज के अंदर जो होता है ना, अनरेस्ट और टेंशन का माहौल भी रहता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं ना उसकी वजह से सोसाइटी जो होती है वो उनको फेवर नहीं करती है, और इसकी वजह से वो हमेशा लोग टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से ह्यूमन जो होते हैं उनको ट्रेन करके एजुकेशन देके हम उनको जो एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी कंट्री है उसके डेवलपमेंट में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।